नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। महाकुंभ का मेला अपनी रौनक पर था। एक बेटा अपने घर पर था जब अचानक उसको फोन आता है। दूसरी तरफ उसके पिता की घबराई हुई आवाज उसे फोन पर सुनाई देती है। पिता बोलते हैं, बेटा तुम्हारी माँ महाकुंभ में कहीं खो गई है। मैंने उसको हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। बेटे के मन में हलचल हुई। कोई भी बेटा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाएगा। बेटे ने बिना समय गंवाए महाकुंभ जाने की ठान ली। वह जब मेला में पहुंचा, वहां लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसने हर जगह देखा, लेकिन माँ का कोई सुराग उसे कहीं नजर नहीं आया। बेटे ने सोचा, क्या सच में माँ खो गई है या कोई और बात है। भीड़ में घूमते घूमते उसने महसूस किया कि पिता ने जो उसे बताया था ये शायद पूरी कहानी नहीं है। उसके मन में आशंकाओं ने तब घेर करना शुरू कर दिया जब उसने अपने पिता को फोन लगाया और उसके पिता ने उसका फोन नहीं उठाया। उसके मन में कहीं ना कहीं शक होने लगा। इस शक के पीछे की भी वजह थी। पूरी घटना को विस्तार में जानने से पहले गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना डिटेल में। ये घटना है दिल्ली के त्रिलोकपुरी एरिया में रहने वाले वाल्मीकि अशोक और मीनाक्षी की, जिनकी शादी हुए लगभग 25 साल से ज्यादा हो गया था। उनके 3 बच्चे भी थे। अशोक अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में हंसी खुशी के साथ रहते थे और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी वाइफ मीनाक्षी एक हाउसवाइफ थी। वो घर संभालती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी। अशोक और मीनाक्षी की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी। ये लोग कमाते थे, बच्चों का ध्यान रखते थे और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे कि हर घर में हर पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, वैसे ही अशोक और मीनाक्षी के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। लेकिन ये झगड़े छोटे मोटे झगड़े नहीं थे, बल्कि इनके बीच काफी ज्यादा झगड़े होते थे, ऐसा उनके पड़ोसियों का कहना था। उनके पड़ोसियों के हिसाब से इनके घर में हमेशा झगड़े की आवाज आती थी और काफी ज्यादा झगड़े होते थे, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। और उनका ये भी कहना था कि अशोक की वाइफ, जो उनकी धर्म पत्नी थी मीनाक्षी, उनको शक था कि उनके पति अशोक का अपने ही ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी के साथ अफेयर चल रहा है, यानी अशोक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। और मीनाक्षी को भी अशोक पे शक था और उसे भी ये बात सच लगता था कि सच में अशोक को अपने ही ऑफिस के एक सफाई कर्मचारी के साथ प्यार है और इसी वजह से दोनों पति पत्नी में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी घटनाओं में बता रखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा एक फैमिली को तोड़ देता है और इसका खामियाजा पूरे फैमिली मेंबर्स को भुगतना पड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। अशोक अपने ऑफिस के ही एक औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। उसकी पत्नी को भी शक था और कोई भी औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही रीजन था कि अशोक और उसकी पत्नी के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन अशोक इस बात को कभी नहीं मानता था कि ऐसा कुछ है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वह हमेशा दूसरी बातों की तरफ ध्यान भटकाकर मीनाक्षी को शांत करा देता था। इस तरह कई सालों तक एडजस्टमेंट करके दोनों अशोक और मीनाक्षी एक साथ रह रहे थे। बहुत सारी शादियों में हमने देखा है ऐसा होता है। हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चों के बारे में सोचकर, फैमिली के बारे में सोचकर बहुत सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट करके चलते हैं ताकि उनकी फैमिली खुश रहे, अच्छे रहे, उनके बच्चे अच्छा करे। इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन एक दिन अशोक घर आया और घर आकर उसने मीनाक्षी को कुछ ऐसी बात बताई जिससे मीनाक्षी का चेहरा खिल उठा। उसने मीनाक्षी को बताया कि क्यों ना हम महाकुंभ चलते हैं। मीनाक्षी को भी लगा कि शायद हम महाकुंभ जाएंगे, थोड़ा टाइम साथ में बिताएंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और मीनाक्षी का भी महाकुंभ जाने का बहुत मन था। तो मीनाक्षी भी हंसी खुशी महाकुंभ जाने के लिए तैयार हो गई और
जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ कितना बड़ा इवेंट था और किसी भी हिंदू फैमिली को अगर महाकुंभ में जाने का मौका मिलता तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर सारी प्लानिंग्स करने के बाद अशोक और मीनाक्षी 17 फरवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज के लिए ट्रेन लेकर त्रिवेणी के लिए निकल गए और उसी दिन महाकुंभ पहुंचकर उन दोनों ने त्रिवेणी में डुबकी भी लगाई। अशोक ने यहाँ तक कि अपने फोन से उन दोनों की डुबकी लगाते हुए महाकुंभ में टहलते हुए फोटो और वीडियोस बनाए और अपने फैमिली को भेजा और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। दोनों काफी खुश लग रहे थे। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों दिन भर महाकुंभ में घूमकर थकने के बाद रहने के लिए घर ढूंढने लगे। काफी भीड़ थी, लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी। ऐसे में घर मिलना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि महाकुंभ में इतनी भीड़ थी कि सारे होटल्स और लॉज बुक हो चुके थे। लोकल लोगों ने भी अपना घर किराए पर देना शुरू कर दिया था ताकि वहां पे आने वाले लोगों को रहने में सुविधा हो और उनकी भी थोड़ी सी आमदनी हो जाए। और ऐसे लोग कोई एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ नहीं मांगते थे, बस अपना घर दे देते थे। अशोक और मीनाक्षी भी काफी टाइम से अपने रहने के लिए, रात गुजारने के लिए एक रूम की तलाश कर रहे थे। ऐसे में फाइनली उन्हें प्रयागराज के एरिया में एक ऐसा घर मिल जाता है जहां उन्हें एक कमरा मिल जाता है और कमरे में रहने के लिए उन्हें मात्र 5,000 रुपए देना पड़ता है। उन्हें कोई आईडी प्रूफ या फोन नंबर भी नहीं देना होता। वो लोग बहुत खुशी से रूम ले लेते हैं और रात वहीं गुजारने की सोचते हैं। अगले दिन सुबह सुबह अशोक वहां से निकल जाता है। जब रूम खाली करने का टाइम होता है तो वहां के वर्कर्स रूम खाली कराने के लिए कमरा खोलने जाते हैं तो देखते हैं कमरा अंदर से लॉक है। वे लोग ताला तोड़कर जब अंदर घुसते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उस रूम के बाथरूम में मीनाक्षी की खून से लथपथ सनी हुई बॉडी मिलती है। उन्होंने ये देखते हुए बिना वक्त गवाए उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस तुरंत वहां पे आ जाती है और मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जब पुलिस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। क्राइम सीन पर बॉडी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बॉडी को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि मीनाक्षी की हत्या गला काटकर की गई है। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसका गला रेता गया है, लेकिन आसपास कोई ऐसे हथियार भी नहीं मिलते। पुलिस वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है। उनसे ये पूछती है कि उन्होंने कमरा बुक करते टाइम कोई आईडी तो ली होगी, लेकिन वे लोग बताते हैं कि उन्होंने कमरा देते वक्त कोई आईडी नहीं ली थी, ना ही कोई फोन नंबर लिया था, ना ही कोई आईडी प्रूफ ली थी। उनके पास से उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। फिर वो लोग ये चेक करते हैं कि अगर लॉज में कोई सीसीटीवी हो तो उससे सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए, पर उन्हें वहां पे कोई सीसीटीवी भी नहीं मिलता। आसपास के एरिया में वो छानबीन शुरू कर देते हैं, पूछताछ शुरू कर देते हैं ताकि वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ होने की वजह से पुलिस ये समझ जाती है कि इस केस का अभी सॉल्व होना बहुत ही मुश्किल है। इतने लोगों से पूछताछ करना भी असंभव के बराबर था और पुलिस के पास कोई लीड, कोई सबूत भी नहीं था। पुलिस को अभी तक ये भी नहीं पता लग पा रहा था कि औरत कौन है, कहां से आई है और इसका कातिल कौन है। ऊपर से महाकुंभ में शांति बनाए रखने का प्रेशर पुलिस पे अलग से था। तो पुलिस सोचती है कि जब तक महाकुंभ है इस मामले को थोड़ा सा शांत रखा जाए और महाकुंभ खत्म होने के बाद इस मामले पे गहराई से छानबीन की जाए। इसी बीच पुलिस मीनाक्षी का फोटो लेकर सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पे सर्कुलेट कर देती है ताकि किसी के फैमिली मेंबर्स अगर कोई मिसिंग हो और वो उन्हें ढूंढ रहा हो तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि ये किसकी लाश है। दूसरी तरफ अशोक वहां लॉज से निकलते ही सबसे पहले अपने बेटे अश्विनी को फोन करके बताता है कि उसकी माँ कहीं इस भीड़ में खो गई है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अपनी माँ की गुमशुदगी की खबर सुनते ही अश्विनी अपने मामा और छोटे भाई के साथ तुरंत महाकुंभ पहुंचने का सोचता है,
ताकि अपनी माँ को ढूंढ सके। अश्विनी महाकुंभ पहुंचकर अपनी माँ की तलाश शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मम्मी पापा तो सही से पहुंच गए थे, क्योंकि उन्होंने डुबकी की फोटो से लेकर महाकुंभ में घूमते हुए तक की फोटो अपलोड की थी सोशल मीडिया पर। अचानक कहाँ खो सकती है। अश्विनी काफी परेशान था। वो लोगों से पूछताछ भी करता है, पर उसे कहीं से भी अपनी माँ की कोई सुराग नहीं मिलती। तो वो अपने पिता को फोन लगाता है, लेकिन अशोक अपने बेटे के फोन का कोई रिप्लाई नहीं करता। अब अश्विनी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ सच में खो गई है या उसका पिता उससे कुछ छुपा रहा है। अगर आप लोगों में से कोई महाकुंभ गया था तो उन्हें ये पता होगा कि महाकुंभ में बहुत सारी जगहों पे लॉस्ट एंड फाउंड के काउंटर बने पड़े थे, क्योंकि इतनी तादाद करोड़ों की संख्या में लोग थे। अगर किसी का कोई फैमिली मेंबर या कोई बच्चा खो जाए तो वहां पे जाके वो उनकी पूछताछ कर सके, और बच्चा या कोई फैमिली मेंबर जिसे मिलता था वो उसे लॉस्ट एंड फाउंड में दे देते थे। ऐसे ही इस बार के महाकुंभ में भी बहुत सारे लॉस्ट एंड फाउंड वाले सेंटर बने हुए थे। अश्विनी भी सबसे पहले जाकर लॉस्ट एंड फाउंड में अपनी माँ के बारे में पूछता है, फोटो दिखाता है और उन लोगों से पूछता है, ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। जब लॉस्ट एंड फाउंड से उसे कोई सफलता नहीं मिलती तो अश्विनी के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था, पुलिस के पास जाना। तो वो पुलिस के पास जाता है और वहां जाके अपनी माँ के बारे में पूछता है। पुलिस वालों को अपनी माँ की फोटो दिखाता है। पुलिस वाले ये फोटो देखते हैं, तभी उन्हें उस बॉडी की याद आ जाती है जो उन्हें एक लाओस में मिली थी, जिसका सर कटा हुआ था। उन्होंने उसकी फोटो अश्विनी को दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये आपकी माँ है। फोटो देखते ही अश्विनी अपनी माँ को पहचान जाता है। पुलिस उन्हें बताती है कि इनकी माँ का मर्डर हो गया है। अश्विनी काफी घबरा जाता है। वो रोने लगता है। किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ का चला जाना और ऐसे मर्डर हो जाना बहुत ही शॉकिंग बात, और अश्विनी भी इसी शॉक में चला जाता है। पुलिस अश्विनी को बताती है कि उसे अभी तक ये नहीं पता चला है कि उनकी मां मीनाक्षी का मर्डर किसने किया है। इसीलिए पुलिस अश्विनी और उसके बाकी परिवार वालों को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ में पुलिस को ये पता चलता है कि मीनाक्षी अपने पति अशोक के साथ महाकुंभ में आई थी। इसीलिए पुलिस का अब प्राइम सस्पेक्ट मीनाक्षी का पति अशोक था, क्योंकि लास्ट टाइम अगर मीनाक्षी को किसी के साथ देखा गया था वो अशोक था, और मर्डर के बाद ही अशोक का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। वो कहीं गायब हो गया था, वो किसी का फोन नहीं ले रहा था। परिवार वाले भी पुलिस को बताते हैं कि उन्हें शक है कि अशोक का ऑफिस में अपने ही एक सफाई कर्मचारी के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस प्लान बनाती है और अश्विनी को उसके पिता को कॉल करके बुलाने को बोलती है। पुलिस वालों की बात मानकर अश्विनी अपने पिता को फिर से कॉल लगाता है। इस बार उसका पिता अशोक अपने बेटे का फोन उठा लेता है और फोन पे अश्विनी बताता है कि मैं महाकुंभ आया हुआ हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। अपने बेटे की बात सुनकर अशोक अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो अपने बेटे से मिलने आता है। जैसे ही अशोक अपने बेटे से मिलने आता है, पुलिस उसे उसी टाइम अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो अशोक कहानियां सुनाता है और इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसे मीनाक्षी और उसके मर्डर के बारे में कुछ पता है। लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस को लॉज के पास ही एक सीसीटीवी के फुटेज में अशोक और मीनाक्षी दिख जाते हैं, जो कि साफ दिख रहा था कि लॉज में एक साथ जा रहे हैं। पुलिस अशोक को जब फुटेज दिखाता है तो अशोक पुलिस के सामने ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता है और एक्सेप्ट करता है कि वो मीनाक्षी के साथ लॉज में रुका था और वो मीनाक्षी से बहुत ही नफरत करता था, क्योंकि उसका अपने ही ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी के साथ सच में अफेयर चल रहा था और मीनाक्षी से पीछा छुड़ाने के लिए ही वो मीनाक्षी को महाकुंभ लेकर आया था। उसने बताया कि वो दूसरी औरत के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए मीनाक्षी से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी था। इसीलिए उसे सबसे अच्छा महाकुंभ का अवसर ही लगा, क्योंकि उसमें काफी भीड़ होगी और अगर वो कुछ ऐसा करता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी प्लानिंग के तहत अशोक मीनाक्षी को रास्ते से हटाने के लिए महाकुंभ लेकर आता है और यहाँ पर उसका
मर्डर कर देता है। मर्डर करने से पहले वो मीनाक्षी से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले बात को लेकर लड़ाई करता है, जिसके कारण मीनाक्षी परेशान होकर बाथरूम में जाती है और मौका देखते ही अशोक उसके पीछे जाता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है और अपने मर्डर वाले खून से लथपथ कपड़ों को और मर्डर वेपन को एक पॉलिथीन में बांधकर उसी महाकुंभ में बने कचरों के ढेर में डाल देता है, क्योंकि उसे पता था कि इतने सारे कचरों के ढेर में से उसके कपड़े और उसके मर्डर में इस्तेमाल किए गए वेपन पुलिस के लिए ढूंढना नामुमकिन के बराबर होगा। और अगर वो महाकुंभ में ऐसा कुछ करता है तो उसके फैमिली में किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। उसके बच्चों को भी वो आराम से कहानी सुना सकता है कि उनकी माँ को वो महाकुंभ में लेकर गया था और वहां पे उनकी माँ खो गई है, तो उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। अभी अशोक जेल में है, केस कोर्ट में चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अशोक को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसे जुल्म की क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।